तो सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जैसे गद्दी खिसकी हुई है, डिस्क हो रखी है, कई बार पैरों में झंझनाहट होती है, जलन होती है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा इमरजेंसी होती है जिसके लिए पेशेंट को जल्द से जल्द न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए विदाउट एनी डिले, ताकि वो कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाले बच जाए फ्यूचर में। देखिए, बीमारी कोई भी बीमारी हो तो उसमें अगर हमें लग रहा है कि कोई भी लक्षण हमारे इसमें नॉर्मल जीवन में कुछ नया चीज़ आई है, भले वो लक्षण के रूप में, दर्द के रूप में, तो एक तो किसी भी प्रकार का हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा 1-2 दिन रहा, लेकिन अगर वो परसिस्ट करता है तो फिर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो उसको इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए कि जितना लंबा समय तक अगर कोई लक्षण रहते हैं और वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बीमारी की विकृति या ट्यूमर की वजह से है या लंब डिस्क की वजह से है, तो जितना लंबे समय तक उस पर दबाव रहेगा, रिकवरी उतनी ही अफेक्ट हो सकती है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है रक्षक। जैसे कि इस पॉडकास्ट के नाम के अंदर छुपा हुआ है रक्षक, इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य है कि आपको, आपके परिवार को हम तैयार कर सके आने वाली ऐसी इमरजेंसीज के लिए, ऐसी मेडिकल इश्यूज के लिए जिसके लिए आप अपने परिवार के लिए रक्षक बन सके, तैयार रह सके। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अलग अलग डॉक्टरों से बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे उनसे ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसी तरह से आज हम जयपुर के जाने माने न्यूरोसर्जन, फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर ऑफ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर हेमंत भारती सर से बात करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा स्पाइन। तो आइए स्वागत करते हैं हम डॉक्टर हेमंत भारती सर का। सर गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सर? नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। धन्यवाद। तो सर इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां जो के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए, सुनने वालों के लिए जो जानकारी आपसे हम लेंगे वो अत्यंत आवश्यक होगी। तो सर आप, मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा कॉमन रीढ़ की हड्डी की बीमारियां क्या क्या हैं, और मतलब लोगों के अंदर कुछ कुछ भ्रांतियां भी हैं, मतलब कुछ ऐसे टर्म लेके आते हैं वो, जैसे स्लिप डिस्क, सयाटिका, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा सर इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले सर आप ये बताएंगे कि सर कॉमन रीढ़ की हड्डी की बीमारी क्या क्या है? आज जो आपने सब्जेक्ट चुना है, विषय जी। काफ़ी महत्वपूर्ण है हम्म। और बहुत आम है। हम्म। ये तकलीफ हर परिवार में देखने को मिलती है हम्म। कि कमर में दर्द है, हम्म। पैर में दर्द है, गर्दन में दर्द है हम्म। या हाथ में दर्द है, हम्म। और हाथों में सुन्न है या पैरों में सुन्न है, चलने में तकलीफ है। इस प्रकार की जो शिकायत होती है वो बड़ी कॉमन होती है। हम्म। अब जो आपने सवाल किया कि रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, तो हम्म। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारी दिमाग के नीचे से, हम्म। जो सर्वाइकल, फिर उसके नीचे डॉर्सल और फिर लंबर रीजन में जाती है और फिर सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है। जैसा मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जी। ये जो है हमारा, ये जो रीढ़ की हड्डी का ये जो है, हम्म। ये यहाँ से सर्वाइकल से, और सर्वाइकल मतलब सर ये ये जैसे गर्दन वाला हिस्सा? गर्दन वाला ठीक सर्वाइकल है। हिस्सा हो गया, हम्म। फिर ये डॉर्सल हो गया हम्म। और फिर ये लंबर हो गया। ठीक है। तो इनमें सब में जो विकृतियां, कुछ जैसे हम्म। उम्र की वजह से हम्म। या पोस्चर की वजह से हम्म। या एक्सर्शन जर्क की वजह से, हम्म। चोट की वजह से कुछ न कुछ इस पे धीरे धीरे चोट लगती रहती है। हम्म। अब जैसे ये रीढ़ की हड्डी है तो ये इसका आगे का हिस्सा है,
ये पीछे का हिस्सा है। जी। और उसके बीच में जो आपको दिख रहा है 2 हड्डियों के बीच में, वो डिस्क स्पेस कहलाती है। जिसको वो अपन डिस्क है। सरल भाषा में वो जी गद्दी हाँ। बोलते हैं। और ये हुँ, बीच में जो सेंट्रल में कैनाल होती है, वहाँ से हुँ, ये हुँ, जो बीच में लगा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड चली जाती है हुँ, यहाँ तक 12 नंबर तक, और उसके नीचे नर्व्स होती हैं। ये जो नर्व्स हुँ, निकली हुई दिख रही है, सिर्फ जी। नर्व्स रह जाती है। हुँ, तो जो आम, जो कॉमन हमारी जो बीमारियां होती हैं, जिसमें जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, हुँ, लंबर डिस्क हुँ, या शाटिका पेन जो होता हुँ, है, हुँ, और कई बार हड्डी खिसक खिसक जाती है हुँ, चोट से, जर्क से, तो वो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है। अच्छा। जो कि यहाँ पे एक फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है कि आगे हुँ, पीछे खिसक जाए। हुँ, अब या गर्दन में भी वही यही चीजें होती है डिजनरेशन से। ये जो डिस्क होती है, इनकी पर्टिकुलर हाइट होती है, वो हुँ, कम हो जाती है। हड्डी बढ़ने लगती है तो उसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, तो वो हुँ, नर्व हुँ, को दबा सकता है और पेन कर सकता है। या ये जो डिस्क है, इसको इसमें डीजनरेट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और वो पीछे माइग्रेट कर जाए तो या तो नर्व नर्व को दबाएगी, हुँ, या स्पाइनल कॉर्ड को दबा सकती है, तो जी। उससे उस प्रकार के लक्षण आते हैं। तो ये डिस्क की तकलीफ एक तो काफ़ी कॉमन होती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन काफ़ी हुँ, कॉमन होते हैं, यानी कि डीजनरेशन। उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड में है, वो चोट लग सकती है। और एज ए न्यूरोसर्जन जो होता है, न्यूरोसर्जन पूरा स्पाइन को एक तरह से देखता है। जो बाहर की तरफ है रीढ़ की हड्डी, फिर डिस्क हो गई बाहर की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर भी होते हैं, कुछ विकृतियां भी होती हैं, और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ट्यूमर होता है। अच्छा। तो हुँ, न्यूरोसर्जन तो पूरा स्पाइन, यानी वो चलता है तो हुँ, बाहर से खोलते हुए अंदर तक जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड को भी हुँ। किताब की तरह से खोल देता है, और उसमें से फिर ट्यूमर निकालते हैं। तो मतलब गर्दन से लेकर पूरा नीचे तक के अंदर कुछ भी हो सकता है, डिस्क हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है या कुछ चोट, फ्रैक्चर वगैरह जो भी है सब, हाँ, है ना? कभी-कभी पानी भर जाता है, हुँ, सिरिंगोमाइलिया हुँ। जैसी चीज़ें होती हैं। एक कॉमन सवाल पूछना चाहूँगा सर, जो अक्सर लोग ओपीडी में आते हैं, वो बोलते हैं कि sciatica हो गया या स्लिप डिस्क हो गई। तो sciatica, स्लिप डिस्क ये सिमिलर टर्म है लंबर स्पॉन्डिलोसिस या लंबर लिस्थेसिस के, या अलग-अलग टर्म है सर? देखिए, लंबर डिस्क का मतलब जैसे मैंने बताया कि हुँ, ये 2 हड्डियों के बीच में जो डिस्क है, हुँ, गद्दी हुँ, जिसको बोलते हैं, हुँ। ये डिजनरेशन या चोट की वज़ह से, या झटका लगने की वज़ह अच्छा। से, पोस्चर की हुँ, वज़ह से ये पीछे खिसक जाती है, और ये नस जो निकल रही है, नर्व रूट, इसको हुँ, दबाती है। ठीक है। तो उसको दबाने से एक तो कमर में दर्द हो सकता है, हुँ, हुँ, और दूसरा वो जहाँ पे ये नर्व रूट सप्लाई करती है, उस जगह पे दर्द होता है। तो जो पैर में दर्द जाता है हुँ, हुँ। नर्व रूट की वजह से, जो ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, अल्टीमेटली शायटिक नर्व जो होती है, तो ये इसके रिफ्लेक्शन होते हैं इसके दर्द के। अच्छा। तो उसी को हुँ, शायटिक हुँ। पेन बोलते हैं। और शायटिक पेन मतलब थोड़ा ब्रॉडर होता है कि सिर्फ डिस्क से हो, अच्छा। या मसल स्पाज्म से हुँ, हो, हुँ। या उस नर्व में कोई प्रॉब्लम हो, हुँ, तो हुँ। उसकी वजह से वो एक रिफ्लेक्शन है। हुँ। वो पेन एक रिफ्लेक्शन है इन बीमारियों का। तो ओके सर। खास तौर पे डिस्क की वजह से जहाँ हुँ, से वो नस निकल रही है, हुँ। उस एरिया में दर्द होता है, तो वो शायटिक पेन होता है। ओके सर। तो सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जैसे गद्दी खिसकी हुई है, डिस्क हो रखी है, कई बार पैरों में झनझनाहट होती है, जलन होती है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा इमरजेंसी होती है जिसके लिए पेशेंट को जल्द से जल्द न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए विदाउट एनी डिले, ताकि वो कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाले बच जाए फ्यूचर में? देखिए, बीमारी कोई भी हो, हुँ, कोई भी बीमारी हो, तो उसमें अगर हमें लग रहा है कि कोई भी लक्षण हुँ, हमारे इसमें नॉर्मल हुँ, जीवन में कुछ नया चीज़ आई है, भले ही वो लक्षण के रूप में, दर्द के रूप में, हुँ, तो हुँ, एक तो किसी भी प्रकार का हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुँ, ठीक है, हुँ, छोटा-मोटा 1-2 दिन रहा, जैसे हुँ, आपने कहा झंझनाहट हो, हुँ, हुँ, सुन्नपन हो, तो वो कई बार अपना सोने से भी हो जाता है कि हुँ, लंबे हुँ, समय तक उस पोस्चर में सोए, हाथ हुँ, दब गया या पैर दब गया, तो वो नर्व पे प्रेशर हुआ, और हुँ, उसकी वजह से झंझट, लेकिन वो ट्रांजिएंट टेम्पररी होता है। हुँ, समय के साथ-साथ वो फिर ठीक भी हो जाता है। हुँ, लेकिन अगर वो परसिस्ट करता है, हुँ, तो फिर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हुँ, क्योंकि वो
सिर्फ इसी वजह से नहीं होगा कि डिस्क की वजह से हो सकता है पहले अपन ये रूल आउट करते हैं कि शुगर तो नहीं है, थायराइड की तकलीफ तो नहीं है, या लिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह कोई एबनॉर्मल तो नहीं है। इस प्रकार से कुछ मेडिकल की तकलीफें होती है वो रोल आउट करते हैं। अगर तकलीफ ऐसी रहती है जो डेली रूटीन लाइफ को हैम्पर कर रही है, यानी जीवन जीने में मजा नहीं आ रहा है, तो फिर अपने को और आगे उसको जांच करनी चाहिए कि डिस्क की तकलीफ तो नहीं है, या कोई ट्यूमर तो नहीं है स्पाइन में या स्पाइनल कॉर्ड में, या वो उसको नर्व को दबा रहा है। तो उसको इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए कि जितना लंबा समय तक अगर कोई लक्षण रहते हैं और वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बीमारी की विकृति या ट्यूमर की वजह से है या डिस्क की वजह से है, तो जितना लंबे समय तक उस पर दबाव रहेगा रिकवरी उतनी ही अफेक्ट हो सकती है। अच्छा, मतलब जितना डिले करेंगे तो हो सकता है रिकवरी उतनी डिले अफेक्ट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डॉक्टर को दिखाया, उसने उसका निदान किया, मान लीजिए डिस्क की तकलीफ है या और कोई स्पॉन्डिलोसिस है, डिजनरेशन हो रहा है, हड्डी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इस तरह की तकलीफ है, तो दिखाते ही डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन होगा। आम जनता में ये धारणा बन गई है। वो क्या सर, सर्जरी से डर लगता है सबको, तो वो एकदम से सुनते ऑपरेशन होगा तो अचानक से उनको डर का माहौल शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात भी है कि आम धारणा भी बन गई है और आजकल का कुछ ट्रेंड भी इस प्रकार का हो गया है कि तुरंत उसका फल मिले और तुरंत रिजल्ट आए। तो दोनों ही तरफ से ये हो गया कि मरीज आया, डिस्क, हमने एमआरआई कराया, उसमें डिस्क दिख रही है और डॉक्टर साहब बोले ये तो ऑपरेशन होगा, और मरीज घबरा जाता है। इस तरह से तो धारणा ये बन गई है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो तो ऑपरेशन बता देंगे। हाँ, ये भी अक्सर लोग तो इसलिए भी कुछ आम जनता घबराती है कि भैया डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या पता ऑपरेशन बता देंगे। हमें भी प्रोफेशनल को भी ये समझना होगा कि इस तरह की जो तकलीफें होती हैं स्पाइन में 60% तक वो रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से, पोस्चर से, यानी दैनिक अपने इन चीजों को करने से, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात तो है। 60% तो मोर देन 50% हो गया है। तो अगर आप मुझसे कुछ सवाल करेंगे कि भाई आपने अभी तक स्पाइन रीड की हड्डी के, आप पूछेंगे कि कितने ऑपरेशन किए। हाँ सर, मैं ये पूछने वाला हूँ, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, आप इतने जाने माने सर्जन हैं, फिर भी तो सर मान लीजिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने ऑपरेशन कितने किए, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मैंने कितने नहीं किए। अच्छा तो मान लीजिए मैंने 10,000 ऑपरेशन किए, ये मैं बता रहा हूँ आपको अंदाज कि हमने 10,000 ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी के किए जी, तो मैंने उसने या उससे अधिक मैंने नहीं किए होंगे, यानी कि जिसमें कि दिख रहा था कि हाँ इसको हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत है। या कई मरीज ऐसे आते हैं कि एक डॉक्टर ने देखा, दूसरे ने देखा, सर सबने ऑपरेशन बताया है। हमने कहा कोशिश करते हैं बिना ऑपरेशन के, रेस्ट करो, रेस्ट से आराम आ जाएगा, कसरत करो, कसरत से आराम, और इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी डिस्क होती है कई वो बार भी मतलब बिना ऑपरेशन के बिना ऑपरेशन के गायब हो जाती है। आप रिपीट एमआरआई कराइए 3 महीने 6 महीने बाद में दिखेगी नहीं। ये तो अब कैसे नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जो डिस्क होती है ये जो डिस्क है इसके 2 पोर्शन होते हैं, आउटर कैप्सूल और इनर न्यूक्लियस। जो इसमें 80% कंटेंट वाटर होता है। ओके, जो गद्दी में होता है उसमें 80% वाटर होता है। वाटर होता है। तो क्या होता है जब आप रेस्ट एडवाइस करते हैं, अब ये मान लीजिए बाहर आ गई, फूट गई, तो आपने रेस्ट एडवाइस किया तो वो जो उसका वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो डिस्क श्रिंक हो जाएगी,
अब अच्छा। जब श्रिंक हो जाएगी तो दबाव हट जाएगा, हम्म। तो मरीज को पेन कम हो जाएगा, तो और फिर बाद में जब एमआरआई करोगे आप तो कभी वो तो वो सही आएगी दिखेगी नहीं। रिपोर्ट्स। तो लेकिन इसका हम्म। ये मतलब नहीं है कि सारे मरीज ही इस प्रकार के हों। ओके। कुछ में अगर लक्षण बहुत तीव्र हो, जैसे मेडिकल कुछ इमरजेंसी जैसे साइन एंड सिम्टम्स जो कि राइट अवे आपको ऑपरेशन के लिए लेना पड़े, वो हाँ, जानना चाहूंगा सर मैं आपसे। तो सिर्फ दर्द कि बहुत ही दर्द हो रहा है वो एकदम से जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन की बात ओके हो। ओके। उसको आप मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ हम्म इंजेक्शंस दे सकते हैं, रेस्ट करवा सकते हैं, हम्म सेक करवा सकते हैं। लेकिन अगर पैरों में कुछ कमजोरी आ गई है, हम्म हाथ में कुछ कमजोरी आ गई है, हम्म या सबसे बड़ी चीज कि लेटरिन पेशाब में अगर जरा सा भी तकलीफ हो, जैसे सर लाइक फॉर एग्जांपल मतलब। पेशाब में उतरने में हेजिटेंसी हो ठीक रही है। हो, रुकावट सी हो रही हो, हम्म फ्लो ठीक नहीं हो, हम्म या कब्जी बनने लगी हो, हम्म जोर लगाना पड़ने लगा हो, हम्म हल्का कोले में सूनापन सा आने लगा हो, हम्म तो ये चीजें एक तरह की थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। क्योंकि अगर हम्म पेशाब और लैट्रिन अगर रुक गया इन चीजों में हम्म। तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। फिर हो सकता है कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में पेशाब की नली लंबे टाइम तक रहे और ये सब चीजें। हाँ, और रिकवरी हो ना हो ये कोई अच्छा। नहीं कह सकता। तो दोनों तरफ की बातें होती हैं। तो मगर मेडिकल फिर भी इमरजेंसीज में मतलब आपने सिम्टम्स बताए, पेशाब का रुक जाना, लेटरिन का नहीं उतर पाना, पेशाब रास्ते के सूनापन आ जाना, तो ये कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि मेडिकल इमरजेंसीज है। ये साइन एंड सिम्टम्स आते ही आपको अपने न्यूरोसर्जन से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये साइन एंड सिम्टम्स आने के बाद, जैसे कि सर ने बताया, कि रिकवरी बहुत डिले हो जाए, जो कि और घातक भी हो हो ना सकता भी है। हो। और ना भी हो तो ये तो और ज्यादा घातक हो सकता है सर। बिल्कुल। तो सर जैसे कई बार जैसे डिस्क प्रॉब्लम होती है तो कई बार यंग पेशेंट भी आते हैं, तो ये क्या हमेशा एल्डरली में डिस्क होती है या जवानों में भी आजकल डिस्क देखने को मिल रही है? नहीं तो उनके कुछ कारण स्पेसिफिक या फिर कुछ एज रिलेटेड बीमारी है या फिर मतलब ये देखिए, किसी को भी हो सकती एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट कारण यंग में कहना बड़ा मुश्किल होता है, हम्म मगर यंग एज में डिस्क के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। हम्म और उनमें खास तौर पर कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री होती है कि भाई जर्क लगा हो, कभी स्पोर्ट्स में, या कभी गिर गए हो, जिम या वगैरह में आजकल जैसे ज्यादा हाँ, केसेस आते कोई हैं। झटका लग जाए, या झुकना एकदम से हो जाए, या वजन उठा लिया, या इस हम्म प्रकार की चीजें होती हैं। हम्म फिर लॉन्ग सिटिंग हम्म हो सकती है, टेढ़ा मेढ़ा पोस्चर से एक ही तरफ से प्रेशर पड़ना, हम्म और प्रोलॉन्ग टाइम तक और रिपीटेडली हम्म रोज रोज ऐसा हो, हम्म तो ये सब चीज़ों से ऐसा होता है। अब ये जो सवाल आपने किया यंग एज में, हम्म पहले ज़माने में तो हम यंग पेशेंट को मतलब ऑपरेशन ऐसे था कि करते ही नहीं थे ऑलमोस्ट। मतलब डिस्क वाले जो आते थे उनको दर्द लेके। क्योंकि हम ये सोचते थे कि अभी तो बच्चा है, यंग है, बीस हम्म 25 साल का है, 30 साल का है, हम्म इसका क्यों ऑपरेशन करना। लेकिन देखिए, अब समय के साथ साथ हम्म। और एडवांसमेंट जो हो रहा है टेक्नोलॉजीज जो उसके आ गई साथ है, साथ, हाँ। टेक्नोलॉजी के साथ साथ, हम्म प्लस जो नीड है, डिमांड है, हम्म उसको भी देखते हुए हम्म आज की तारीख में किसी के पास भी समय नहीं क्योंकि है, हर कोई नहीं चाहता कि मैं बहुत लंबा बेड रेस्ट करूं। अभाव है समय का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। पहले जब हम मरीज को कहते थे कि 3 महीने का रेस्ट करना होगा, तो वो हम्म। कहता था कि 3 महीने क्यों, 6 महीने कर लूंगा। अच्छा। समय था। हम्म आज अगर मैं कहता हूँ कि भैया महीना भर रेस्ट करना होगा, तो कहता है कि मेरे को तो ऑफिस जाना है, क्योंकि सर प्रेशर काम का। समय नहीं है मेरे पास, हम्म उसको जल्दी से जल्दी डिस्क से राहत होनी है। हम्म फिर मैं कहूंगा कि देख 60% चांस है कि ठीक हो जाएगी डिस्क, तो वो कहता 40% तो है ना कि नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ। ऑपरेशन में तो फिर भी जल्दी रिकवरी, हाँ। 99% है, 98% है कि पेन तो चला ही जाएगा। हम्म तो उनको जल्दी रिजल्ट हम्म चाहिए होता है। हम्म इसी प्रकार से जैसे जल्दी रिजल्ट चाहिए, समय नहीं है, टेक्नोलॉजी भी उसी प्रकार से चेंज होती गई। एडवांसमेंट ज्यादा आ गए अब। हम्म पहले ओपन सर्जरी होती थी। अब मतलब किस तरह की सर्जरी करते हैं अपन, मतलब डिस्क में?
अब जैसे पहले बिल्कुल ओपन सर्जरी करते थे, फिर माइक्रो सर्जरी आ गई, माइक्रोस्कोप अच्छे अच्छे आ गए, और अब दूरबीन से सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई। तो क्योंकि मरीज के पास समय नहीं है, रुक नहीं सकता, अस्पताल में भी नहीं रुकना है, अस्पताल में भी बड़े बड़े खर्चे होने लगे हैं, ज्यादा स्टे करेगा तो ज्यादा खर्चा होता है। अब जो हम जो मतलब जो डॉक्टर हैं पहले वाले, वो तो यही सोचते हैं कि भाई मरीज का कम से कम खर्चा हो, कम जल्दी अपने काम पे जल्दी लौटे अपने काम वापस। पर वापस जाए, जल्दी ये हो जाए। तो ये जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी इस प्रकार से कि एक दिन ऑपरेशन किया, दूसरे दिन छुट्टी कर। फिर उसके बाद जैसे सर उनको कितना आराम करना होता है, वो वापस कब लौट पाते हैं मतलब? देखिए ये डिपेंड करता है कि डिस्क एक ही साइड में है या बायलैटरल है, दोनों साइड है, एक ही लेवल पे है या मल्टीपल लेवल पे है, फिर हड्डी खिसकी हुई है या नहीं खिसकी हुई है, और उसमें स्क्रू लगाने की जरूरत है या नहीं है, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है या नहीं है। रीढ़ की हड्डी एक ऐसा विषय है जो बड़ा चैलेंजिंग है और कंट्रोवर्शियल भी है। पहला तो मैंने आपको बताया कि पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रेस्ट वगैरह से सही हो जाए। जैसा आपने पूछा कितने ऑपरेशन किए, तो जितने किए उससे ज्यादा नहीं किए। तो ये एक बड़ी चीज है, ये समझना होगा, और जनता को भी ये समझना होगा कि हाँ वैसे भी ठीक हो सकता है। तो मतलब घबराना नहीं है, हो डिस्क तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले, हो सकता है वो एडवाइस करके सर्जरी की जरूरत नहीं है। और अगर आपको तसल्ली नहीं हुई है एक जगह, तो दूसरी राय करने में नहीं हिचकना चाहिए। भाई आप कहे गए पे, अरे भैया तुम्हारा तो तुरंत ऑपरेशन होगा, तो बोले वो भारतीय जी तो कह रहे थे कि भाई दवा से भी और रेस्ट करके भी ठीक हो सकता है जी। तो ये एक कोशिश करनी चाहिए कि हाँ इससे भी क्या ठीक हो सकता है। फिर स्क्रू लगाना है नहीं लगाना है, ये सब चीजें भी देखनी होती है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कितना लंबा रिकवरी पीरियड रहेगा, रेस्ट वगैरह का। हाँ इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और हमने तो राजस्थान में सन 2004 में एंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू की थी और बहुत किया, मिनिमल इन्वेसिव एंडोस्कोपिक सर्जरी। अल्टीमेटली यह है कि एंडोस्कोपिक सर्जरी जैसे एक यूनिलैटरल डिस्क है, एक ही लेवल पे है तो ठीक है, मल्टीपल लेवल्स पे है तो ये सब मिनिमल इन्वेसिव या ये सर्जरी का काम थोड़ा नहीं चलता है। अच्छा, तो उसके लिए फिर सर्जरी वगैरह, तो वो फिर उसी पे माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और उसी पे आ जाता है। अच्छा, तो ये सब भ्रांतियां भी लोगों को दूर करनी, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं वो तो दूरबीन से इलाज कर रहे हैं, आप तो पूरा खोलने की बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है किस लेवल पे डिस्क है, किस लेवल पे नहीं है सर। हाँ, कितनी लेवल पे है, कितनी पे नहीं है, कहाँ हो सकती है, क्योंकि अक्सर सवाल ये होता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि दूरबीन से इलाज हो जाए ताकि कम से कम चीरा लगे। हाँ, लेकिन उसको ये देखना होता है कि अगर हो सकता है तो करें, नहीं हो सकता तो जैसा अपना वो है वो करें, माइक्रो सर्जिकल काम करें, ये हो सकता है। एक सवाल और है सर, जैसे अक्सर लोग आते हैं जिम के अंदर सामान उठाया, उनके डिस्क प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, फॉर एग्जांपल सर्जरी भी कराई, तो उनका अगला सवाल ये होता है कितने महीने बाद मैं वापस जिम स्टार्ट कर सकता हूँ या अपनी रेगुलर एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकता हूँ? तो वो करना चाहिए उनको या अवॉइड करना चाहिए? देखिए जर्क तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, और ओवर किसी भी चीज का ओवर स्ट्रेचिंग या एक्सेसिव वेट उससे स्ट्रेन नहीं देना चाहिए। पहली चीज शरीर में कोई भी घाव इंटरनल हीलिंग मिनिमम 3 महीना लगता है। 3 महीने मतलब तो 3 महीना तो उनको रहना ही चाहिए। मतलब ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट नहीं उठाए, मतलब अवॉइड करें कि ट्रेवलिंग भी नहीं करें तो कि ताकि गड्ढे वड्ढे नहीं लगे, जर्क वगैरह नहीं लगे। तो अपनी डेली रूटीन लाइफ को चेंज करना चाहिए। और फिर न्यूरोसर्जन सिर्फ डिस्क पे, डीजनरेटिव डिजीज पे या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यानी कि जो हड्डी खिसक जाती है, ये हड्डी आपकी जो है ये आगे आ जाए, ये पीछे रह जाए, तो वो एक जो स्लाइड हो जाती है इस तरह से, तो नर्व खिंचती है। सिर्फ न्यूरोसर्जन का काम सिर्फ वो ही नहीं है, ये तो एक यानी तो शुरुआत है बस न्यूरोसर्जन का, क्योंकि न्यूरोसर्जन स्पाइन का एज ए होल देखता है, पूरा स्पाइन देखता है जो न्यूरोसर्जन होता है। और सारे न्यूरोसर्जन स्पाइन में ट्रेंड होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, और जो भी कोई और स्पेशलिटी हो, वो
कोई स्पाइन में कुछ कर ले फेलोशिप वगैरह, तो वो एक सुपरफिशियल वो है। मगर न्यूरोसर्जन उसमें पूर्ण रूप से उसके लिए ट्रेंड होता है। तो उसमें ये सिर्फ यही चीज़ नहीं आती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड भी आती है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से दब रही है। सर्वाइकल में स्पाइनल कॉर्ड है, डोर्सल में स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ भी डिस्क हो सकती है। तो उससे भी वो सिम्टम्स आ सकते हैं कि हाथों और पैरों में सुन्न आ सकती है, चलने में तकलीफ आ सकती है, लकवा हो सकता है, लेटरिन पेशाब की तकलीफ आ सकती है। ओके, ये तो मेन सिम्टम्स हुए। सिर्फ डिस्क की वजह से नहीं, और कोई विकृति हो, स्पाइनल ट्यूमर हो, स्पाइनल कॉर्ड के यानी हड्डी के अंदर और झिल्ली के अंदर हो या झिल्ली के बाहर हो, जो हड्डी के अंदर और झिल्ली के बाहर हो या झिल्ली के अंदर हो, और झिल्ली के अंदर के बाद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो, ये सारे ट्यूमर हो या पानी भरा हुआ हो या सूजन आ रही हो, किसी प्रकार से टीबी की बीमारी हो, पस पड़ जाता है, कई बार पॉट्स स्पाइन होता है जिसमें हड्डी भी गल जाती है और पस स्पाइनल कॉर्ड को भी दबाता है या नसों को भी दबाता है। तो ये सारी चीज़ों भी न्यूरोसर्जन देखते हैं और उस जो भी लक्षण हो, जांचें हो, वो करते हैं और उसके बाद उसको उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे ट्रीट करना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल ये है कि सर हो सकता है कि वो तो सिर्फ सिंपल डिस्क हो, या हो सकता है उधर ट्यूमर भी पड़ा हो, या जैसे आपने बताया टीबी भी हो। तो सबसे अच्छा यही रहेगा मतलब हमारे व्यूवर्स के लिए, अगर सिम्टम्स आते हैं बैक पेन के, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, तो एक बार कंसल्ट जरूर करें ताकि उसकी इमेजिंग वगैरह हो, एमआरआई वगैरह, तो वो रूल आउट हो बीमारी। हाँ, तो उसमें भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा हाथ में कुछ झंझनाहट हुआ तो चलो भाई डॉक्टर के पास जा रहे, भाग गए डॉक्टर पास। अब ये खुद मरीज जज कर सकता है, कर लेता है। रोज रोज हमारे कभी ना कभी कहीं सिर में भी दर्द हो सकता है हाँ, या ये भी कहीं भी है। शरीर में दर्द होता है, तो हम ये थोड़ी है कि डॉक्टर के पास जाना ही जरूरी है। हल्का वो छोटा मोटा दर्द हुआ या कुछ हुआ, झंझनाहट हुई, एक दो दिन देखा, दवाई दी, खुद ही ले लेते हैं आजकल दवा, कुछ या जैसा भी है दिखा लिया किसी को, देसी इलाज कर लिया, घर का इलाज कर लिया। मान लीजिए वो आपको परेशान करती है, तकलीफ परसिस्ट करती है, तो आप फिर सलाह लेना सही रहता है। ओके सर, तो सर जैसा कि स्टार्टिंग में पूछा था, आपने कितने ऑपरेशन कर चुके होंगे अभी तक स्पाइन के, ऐसा रफ आइडिया? करीब 10,000 हमने किए हैं। 10,000 ऑपरेशन आपने किए हैं? 10,000 स्पाइन के ऑपरेशन किए हैं और उतने ही या उससे ज्यादा नहीं किए नहीं भी किए जैसा आपने बताया इसीलिए था। आज भी, इसीलिए जो हम ये आपको बताऊं, बड़ी खास बात है कि मेरे पास अभी भी इतने मरीज आते हैं कि सर आपने हमारे उनका इलाज किया था 20 साल पहले, 30 साल पहले, आपने हमारे उनका भी इलाज किया था और आपने तो दवाई से ठीक कर दिया था, जो उनके डिस्क थी और सब जगह ऑपरेशन बताया था। तो वो इसी भरोसे से आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो इस भरोसे से आता हो उसको वो दवाई से ही ठीक हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये भी है, क्या पता उसको ऑपरेशन की जरूरत हो। जहाँ पे जरूरत हो वहाँ बिल्कुल ऑपरेशन की सलाह देनी चाहिए, और जहाँ आपको लगता है कि कोशिश की जा सकती है तो वहाँ पे ऑपरेशन से पहले ये सलाह देनी चाहिए कि आप रेस्ट करके देखें, दवा लेके देखें, कसरत करके देखें। 15 दिन 20 दिन में कितना फर्क पड़ता है, मान लीजिए 20% पड़ता है तो फिर 20 दिन और ले लीजिए रेस्ट, 15 दिन और ले लीजिए, और बिल्कुल ही नहीं पड़ता और बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर आपको अपना हो सकता है कि हाँ चेंज करना पड़े स्ट्रेटजी ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने जानकारी दी। हो सकता है ये जानकारी हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही आवश्यक हो, और कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो सर ने बताए जो कि अत्यंत ज़रूरी है, मतलब वो साइन एंड सिम्टम्स आने के बाद मरीज को जल्द से जल्द न्यूरोसर्जन के पास दिखाना होता है, क्योंकि हो सकता है रिकवरी पीरियड बहुत डिले हो और हो सकता है रिकवरी ना भी हो। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, साइन एंड सिम्टम्स जो सर ने मेंशन किए थे: पेशाब का रुक जाना, लेटरिन का नहीं उतरना, या पेशाब रास्ते के सूनापन आना, या फिर हेमीपेरेसिस मतलब पैरालिसिस टाइप सिम्टम्स आ जाना। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे न्यूरोसर्जन ट्रॉमा के पेशेंट भी तो देखते हैं, तो
जो स्पाइन का ट्रॉमा है वो आप किस तरह से डील करते हैं सर? देखिए, आज के ज़माने में देखिए स्पीड हम्म। एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है हम्म। और हर व्यक्ति को जल्दी है, हम्म। जल्दी पहुंचना चाहता है, कहाँ हम्म। पहुंचना चाहता है मालूम नहीं, लेकिन क्यों जल्दी पहुंचना चाहता है ये नहीं कह सकते। हम्म। और दूसरा हम्म। ट्रैफिक रूल्स को लेके भी बड़ा लोग हम्म। लोग बाग भी फॉलो नहीं करते हैं उनको। हम्म। और हाँ, शायद बाकी सब लोग भी लीनियंट हैं इस बारे में हम्म। थोड़े, जो सख्ती से नहीं करते हैं, तो वो स्पीड की वजह से मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो हम्म। या कोई कहीं गिर जाए, घर में ऊपर से नीचे गिर जाए या सीढ़ियों से गिर जाए, हम्म। ऐसी स्थिति में जब गर्दन के बल या सिर के बल हम्म। या सिर नीचे पड़े तो स्पाइन में इंजरी हो सकती है, हाइपर एक्सटेंशन या फ्लैक्शन इंजरी, इस तरह की चोट चोट हो सकती है। या रीढ़ की हड्डी पे नीचे की तरफ निचले हिस्से में जोर पड़ता है तो वहाँ पे भी फ्रैक्चर हो सकता है। बड़ा कॉमनली ये सब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या इवन कार एक्सीडेंट्स में देखने को मिलती है। ओके। अब ये चोट की डिग्री, उसकी सीवियरिटी बड़ी वेरिएबल होती है। ओके। वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी गंभीर चोट लगी, कितने फोर्स से इम्पैक्ट हुआ, किस पोजीशन में वो गिरे और स्पाइन का मूवमेंट कैसे हुआ। तो सारा मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करता है। सारा मैनेजमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि चोट कितनी गंभीर है। ओके। आमतौर पर क्या होता है कि जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो फ्रैक्चर दो प्रकार के, ब्रॉडली अगर हम उनको कहें जनता के लिए, तो दो प्रकार के होंगे, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है। यानी स्टेबल फ्रैक्चर में तो यह है कि अगर जैसे स्पाइनल कॉर्ड है और में चोट नहीं है या वो किसी और कारण से दब नहीं रही है तो उसको अपन रेस्ट करके दवा देंगे, मतलब उस केस में अपने को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर वो अनस्टेबल फ्रैक्चर है, यानी उसमें वो फ्रैक्चर सेगमेंट आगे पीछे हो गया और मूव करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर स्पाइनल कॉर्ड भी दब रही है तो अपने को उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ओके। और इस मरीज की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि स्पाइनल कॉर्ड पर कितनी चोट लगी या नर्व्स पे नीचे की तरफ हो तो नर्व्स पे कितना डैमेज हुआ। क्योंकि ये चोट कई बार बहुत खराब होती है। आपने देखा होगा अगर गर्दन में चोट लगती है, सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होती है, तो कॉर्ड में भी साथ में चोट लगती है और कॉर्ड कंट्यूशन हो सकता है, सूजन आ सकती है या डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है या क्लॉट जम सकता है। इस प्रकार की कॉमन स्थिति जो होती है वो इस प्रकार से होती है। और अगर उसके हाथ, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर मूवमेंट हो, मगर ये जो हाथ होते हैं फिंगर्स और इसमें मूवमेंट नहीं होता और फिर पैरों में मूवमेंट नहीं होता, तो वो स्पाइनल कॉर्ड की चोट का रिफ्लेक्शन होता है। ओके। बहुत रेयरली वो कभी कभी तो ठीक होने की संभावना होती है कि सिर्फ स्पाइनल शॉक हो, कंकशन इंजरी हो, लेकिन आमतौर पर जब ऐसी स्थिति होती है तो लैट्रिन पेशाब भी रुक जाता है और हाथ पैर में लकवा टाइप हो जाता है, तो वो चोट बहुत खराब होती है और उसमें सुधार की संभावना बहुत कम होती है। वो लाइफ टाइम फिर वो या तो बेड रिडन हो जाता है या व्हील चेयर बाउंड हो जाता है और लैट्रिन पेशाब का पूरा जीवन उसको पता नहीं लगता है। एक सवाल और पूछूंगा सर, जैसे कई बार आपने बताया जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो अक्सर अपन ने सड़कों पे देखा है वो यूं टांगाटोली करके मरीज को दो हाथों से पकड़ के फटाफट या तो टैक्सी में या बिठा के अस्पताल लेके जाते हैं, तो ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है जब एक्सीडेंट हो जाए तो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको तो अपने को रोकना होता है, बांधने या प्रेशर लगा के रखें। और दूसरा ये जो अपन जब सस्पेक्ट करते हैं कि या नहीं भी करते हैं कि स्पाइन की इंजरी है तो उसको इमोबिलाइज करना होता है, क्योंकि अक्सर लोग इतनी जल्दी में होते हैं, जल्दी जल्दी रोकते हैं, बिठाते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके, तो हो सकता है उसमें स्पाइन इंजरी और बढ़ जाए। बिल्कुल अपन अच्छा करने जा रहे हैं तो हो सकता है और बुरा हो जाए मरीज के बिल्कुल, साथ। इसीलिए वो स्पाइन को स्थिर रहे तो बिल्कुल स्ट्रेट फैशन में उसको, ताकि कहीं पे भी ऐसा मुड़े नहीं, ना गर्दन मुड़े ना ये रीढ़ की हड्डी जो है डॉर्सल कमर में या कहीं पे मुड़े, तो इस तरह से उनको उठाया जाए और धीरे से उनको ट्रांसफर किया जाए। ओके।
और सर जैसे आपने बताया ऑपरेशन में, तो सर ऐसे क्या सर्जिकल एडवांसमेंट्स आ चुके हैं अब आज की तारीख में जिससे लोगों को मतलब डर थोड़ा कम लगे कि वो ऑपरेशन के लिए जा सके? तो आप लोग मतलब इस तरह से क्या-क्या एडवांसमेंट है अब सर्जिकल प्रोसीजर्स में? हाँ, और मैं उसकी भ्रांतियाँ भी बता दूँगा हाँ, आपको मैं कि ये अगला लोगों सवाल में। यही था कि क्या भ्रांति, क्योंकि लोगों के मन में अक्सर डर होता है सर्जरी सुनते ही मरीज भी डिप्रेशन में और उसका पूरा परिवार डिप्रेशन में आता है। तो ये कुछ-कुछ भ्रांतियाँ भी हैं मरीज के मन में सर, वो भी आप एक बार दूर कर देंगे तो अच्छा होगा। देखिए, मरीज का, वो किसी भी चीज़ का मरीज हो, हुँ, ये सिर्फ स्पाइन का ही नहीं है कि हुँ, रीढ़ की हड्डी में क्या है, और शरीर के किसी भी अंग में हुँ, ऑपरेशन हो, ब्रेन हो, हुँ, हार्ट हो, पेट का हो, या हुँ। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, ऑपरेशन से दर्द सबको लगता हाँ, है। ये तो बिल्कुल सही सर। तो ये बड़ी आम बात है कि ऑपरेशन से डर लगता है, तो वो तो हुँ, वाजिब हुँ, बात है और हुँ, लगता भी है, हुँ, हुँ। और लगना भी चाहिए। लगना और भी मरीज चाहिए। को ही नहीं, डॉक्टर को भी थोड़ा सा लगना चाहिए हाँ, ये तो ताकि बात वो तो सही है सर। और केयरफुल रहे हुँ, और उसको केयरफुली ही हुँ। करे उसको उस अपन प्रकार से। उस डर को कैसे निकालें मतलब ताकि हुँ, अब देखिए, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ तो ऑपरेशन होगा। अब हुँ, जो हुँ, आपने एडवांसमेंट की बात की, ये बिल्कुल सही है। हुँ, एनेस्थीसिया में एडवांसमेंट हुआ, डायग्नोसिस रेडियोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, हुँ, इंस्ट्रूमेंट्स में एडवांसमेंट हुआ, अपने बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे माइक्रोस्कोप हुँ, है, हुँ, या एंडोस्कोप्स हैं, हुँ, हुँ, या और मिनिमल इन्वेजिव की, या किसी भी प्रकार की जो नई-नई रोबोट की है, नेविगेशन है, हुँ, हुँ, इन सब चीज़ों में एडवांसमेंट हुआ। तो इनसे जो रिज़ल्ट्स हैं, हुँ, वो और बेहतर हुए। हुँ, माइक्रो सर्जिकल जो काम है, यानी आपको इतना मैग्नीफाइड व्यू, इतनी अच्छी लाइट, उससे आपको जो दिखता है, तो उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए। तो और उसकी हुँ, हुँ, वजह से जो रिज़ल्ट्स बेहतर हुए, तो मरीज़ों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हुँ, हुँ, तो इस प्रकार से उनका डर भी कम हो जाता है और रिकवरी भी निकलता भी फ़ास्ट है। हो जाती है। जैसे अब हमारे पास हुँ, अभी हुँ, हम जो ऑपरेट करते हैं, हुँ, हुँ, तो दुनिया का बेहतरीन माइक्रोस्कोप अभी हमारे पास है यहाँ हुँ, पे हुँ, फोर्टिस में। 4K हुँ, हुँ, माइक्रोस्कोप है। यानी उसमें जो एक-एक स्ट्रक्चर इतना अच्छे से दिखता है और उसका ज़ूम इतना अच्छा है, तो रिज़ॉल्यूशन बहुत अच्छा है, हुँ, फ़ोकस बहुत अच्छा होता है। हुँ, तो उससे सर्जन को भी बहुत सहायता मिलती है हुँ, हुँ, और रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और हुँ, एडवांसमेंट। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि ये जो नेविगेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है हुँ, कि कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है आपको नेविगेशन की, तो वहाँ पे आपको नेविगेशन प्रयोग में लाना चाहिए। हुँ, और रोबोटिक सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल हूँ हुँ, हुँ। कि रोबोटिक सर्जरी का जो, आजकल मतलब जो हाँ, फ्यूचर दिखाते हैं हमारे पास, अब जैसे रोबोटिक सर्जरी है। जैसे आपने पहले सवाल किया था एक हाँ, लेज़र का या एंडोस्कोप का, हुँ, या मैंने भी बताया था, जी। तो लोग तो उसी उस पे जाना चाहते हैं कि बस इससे हो जाए, तो इसी क्योंकि उनको प्रकार लगता है से ना सर कि कम से कम चीरा लगेगा, लेकिन जैसा आपने बताया था कि हर पेशेंट अलग तरीके से प्रेज़ेंट करता है। अलग तरह से और अलग-अलग में अलग-अलग चीज़ अलग-अलग रिक्वायर्ड चीज़ होती है। चलती है। हाँ। इसी प्रकार से रोबोट का है कि रोबोट का, उसका ये नहीं है कि रोबोट का नाम सुना और हम भाग रहे हैं कि हुँ, रोबोट, हुँ, रोबोट। हुँ, हुँ। उसका उपयोग कितना है, ये थोड़ा-सा देखना चाहिए। हुँ, हुँ। इनज्यूडिशियस यूज़ हुँ, किसी हुँ। भी चीज़ का वो सही नहीं होता है। हुँ। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अल्टीमेटली मेडिकल साइंस में भले ही आप एआई की बात करें या हुँ, कुछ हुँ। करें, अब वो तो जब समय आएगा तब वो बताएगा कि उसका हाँ। कितना क्या, वो कितना परिवर्तन करता है। अदरवाइज़ सर्जन का हाथ की स्किल, क्लिनिकल एक्विन, हुँ, हुँ। क्लिनिकल उसका देखने का वो, और तीसरा उसका क्या कब करना है, कब नहीं करना है, और उसको माइक्रो सर्जिकल टेक्निक से वो कितना उसको अच्छे से कर सकता है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हुँ। अब मरीज़ में जो भ्रांतियाँ, एक तो आपने ये हाँ, पूछा कि वो डरते हैं ऑपरेशन सर्जरी से, के नाम से ही डर शुरू हो तो जाता है। डरना मैंने जैसा बताया वाजिब है, क्योंकि हुँ, हुँ। इतने मरीज़ जो आते हैं वो यही कहते हैं कि सर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, हुँ, सक्सेस नहीं होता है, हुँ, या ऑपरेशन हुआ तो पैर रह गए किसी के, हुँ, किसी के हाथ रह गए। हुँ।
देखिए कोई भी ऑपरेशन हो उसमें संक्रमण भी हो सकता है और जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पैर में सुन्न भी आ सकती है, हाथ पैर में लकवा भी हो सकता है, ऑपरेशन से लैट्रिन पेशाब भी जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना और परसेंटेज बहुत कम होती है। मतलब इन सब के बारे में नहीं सोच के मतलब एक बार तो जाना चाहिए। डर हाँ, ज्यादा होता है, हाँ, लेकिन उसकी संभावना कम हो सकती है। और सबसे हम्म, बड़ी बात ये है आपका सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। अगर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट ठीक है, हम्म, यानी जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत है वहीं ऑपरेशन है कर रहे हैं आप, हम्म, तो उसमें रिजल्ट्स तो फिर गणित हो गई एक तरह की हम्म, कि 2 और 2 4 हम्म, होगा, तो उसमें फायदा होना चाहिए। हम्म, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है ना हो, हम्म। ये भी हो सकता है, या अगर संक्रमण हो जाए अगर या नहीं जाएंगे तो नुकसान तो वैसे हो ही रहा है, तो हाँ। एक बार सर्जरी भी मतलब। और हम्म, दूसरी एक बड़ी बात होती है कि जिस मरीज के कोई जटिलता आई है या परेशानी आई है, हम्म, वो तो अपना इलाज कराएगा, कैसे न कैसे उसको हम्म, ठीक हम्म, होना है, तो हम्म, वो तो 4 जगह भी जाएगा और 10 जगह भी जाएगा बिल्कुल सही सर। कि। और जो मरीज ठीक हो गया हाँ, वो कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा अपने घर जाएगा और घर हाँ, से वापस फॉलोअप में डॉक्टर के पास आएगा। तो वो कहीं नहीं जाके कहेगा कि देखो देखो मेरा रीढ़ की बिल्कुल हड्डी ठीक का हो गया। ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गया। हम्म, एक्सेप्ट फॉर कि कोई उसको मिलता है तो वो माउथ टू हम्म, माउथ बोलता है कि भाई वहां चल जाओ, हम्म, उनको दिखा। जो नहीं होगा वो 10 जगह जाएगा और 10 जगह बताएगा, तो यानी कि अगर 100 में से एक हुआ हम्म, तो वो 10 जगह जाएगा, तो वो ज्यादा हम्म, लोगों में भ्रांति फैल जाती है कि ये रीढ़ की हड्डी का हम्म, सक्सेस नहीं होता, जबकि हम्म, उसी प्रकार के 100 मरीज ठीक हो गए। भले 99 सही हो गए। हाँ, तो लेकिन वो सही कह रहे हैं सर आप, इसलिए पर नेगेटिव न्यूज ज्यादा फैलती है पॉजिटिव के मुकाबले। पर हमको भी ये देखना है कि हमारा केस सिलेक्शन ठीक हो हम्म, और हम उसको सही प्रकार से जो भी राय दे सके। हम्म, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन, दवा की ज़रूरत है तो दवा, हम्म, और उस प्रकार से इलाज करें, तो इससे हम्म, मरीजों का ज़्यादा भला होगा हम्म, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज भरोसा भी बढ़ेगा। विश्वास भी बढ़ेगा हम्म। और नतीजे भी अच्छे होंगे। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा, बस लास्ट सवाल, जो कि थोड़ा सा अलग सा है। तो जो न्यूरो सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सर्जरीज होती हैं स्पाइन से रिलेटेड सर्जरी, सपोज फ्रैक्चर हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, तो ये ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना चाहिए मरीज को या न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए? क्योंकि मरीज अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि यार हड्डी दिख रही है तो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, ये हम्म, आम जनता को पता होना चाहिए। जैसा मैंने अपने हम्म, पहले कहा कि हम्म, न्यूरोसर्जन तो रीढ़ की हड्डी को एज ए होल पूरा का हम्म, पूरा हम्म, देखता है, हम्म, यानी बाहर से लेकर अंदर तक, अंदर तक। स्पाइनल कॉर्ड तक। हम्म, तो ये जो रीढ़ की हड्डी, जो हम्म, हड्डी वाला पार्ट है, हम्म, ये तो न्यूरोसर्जन के एक प्रकार से रास्ते में आता है। अच्छा। जैसे हम, हमारी मंजिल कुछ है हम्म, और हम उस रास्ते से निकल रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, तो हम्म, बीच में ये मान लीजिए अलवर आएगा हाँ, या हाँ, कुछ इस तरह के हम्म, स्टेशन आएंगे, हम्म, तो वो हमारे लिए तो वो हो गया हम्म, कि जो हड्डी का पार्ट है तो वो हुआ, तो वो हम उसको तो टैकल इजीली कर सकते आराम हैं। से कर सकते हैं। हाँ। हम्म, तो ये आजकल कुछ और न्यूरो सर्जन्स सभी दिमाग ब्रेन के अलावा हम्म, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए ट्रेंड होते हैं। सिर्फ रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए नहीं, वो स्पाइनल हम्म, कॉर्ड मेनली उसके लिए भी ट्रेंड होते हैं और रीढ़ की हड्डी के लिए भी होते हैं। और हम्म, तो ये जितनी चोट आती है या उसमें फिक्सेशन वगैरह भी करना होता है, तो वो बड़े हम्म, अच्छे से और स्पाइनल कॉर्ड को जितना बचा सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। हम्म, और जो आपने कहा कि और भी कुछ लोग जैसे ऑर्थोपेडिक वाले हैं, तो वो हम्म, ऑर्थोपेडिक वाले जो सर्जन होते हैं वो ऑर्थोपेडिक का काम करते हम्म, हैं। पर कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन, कुछ हम्म, चुनिंदा, आजकल कुछ फेलोशिप्स वगैरह होती हम्म, हैं स्पाइन सर्जरी की, तो वो करते हैं हम्म, और वो उसमें अपने को ट्रेनिंग करके और इस प्रकार के जो स्पाइन के ऑपरेशन हम्म, हैं वो करते हैं। तो वो भी करने लगे हैं,
लेकिन न्यूरोसर्जन्स की ट्रेनिंग तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही हो जाती है, अलग से उनको करने की तो उसकी मतलब जरूरत नहीं। जो जिसका काम है वो वही करे तो ज्यादा अच्छा है मतलब। ये तो देखिए अब वो भी इसमें कुछ भी ट्रेनिंग कर अपने रहे को हैं, ये हाँ। ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं हम्म करना चाहिए, मगर वो मरीज हम्म अपने आप ही, मैंने पहले कहा कि उसको राय करनी चाहिए, हम्म और एक ही राय से आजकल हम्म ट्रीटमेंट करना भी थोड़ा सा हम्म वो होता है, तो उसको दूसरी राय भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई मरीज बिना ऑपरेशन के भी ठीक होते हैं। हाँ, आपने स्टार्टिंग में बताया सबसे था बड़ी बात ये 60% तो बिना ऑपरेशन के सही हुए थे, जैसा आपने बताया था। बिल्कुल। ओके। तो थैंक यू सो मच हमें आज के लिए सुनने के लिए। हो सकता है जो जानकारी हमने आपको दी वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक हो। तो अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।